गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग वर्क के लास्ट पार्ट में हैं और हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियो में लाइक 4-5 ही किए थे, बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें तो मैंने कम से कम आपको 15 to 20 कॉन्सेप्ट्स बता दी थी और वो इतनी डिटेल में बताई जैसे क्वेश्चन में अप्लाई की जाती है। सच एज जब भी हमने बात करी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो हमने पहली चीज पे तो ये ध्यान दिया था कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। उसके इफेक्ट्स भी हमने देखे कि कैसे कैसे हम लोग गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने। वही चीज आज अप्लाई होगी। आज भी मैं आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। इजी भी होंगे, टफ भी होंगे। किसी को अगर बहुत ज्यादा इजी लगे तो ये ना सोचे कि ऐसे कैसे क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर तरीके से प्रिपेयर हो। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन होता है बहुत इजी और बच्चा सोचता है ये तो मैं कर लूंगा और वहीं पे वो गलती कर देता है। ठीक है, तो हमें ये चीजें नहीं करनी। आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बस पकड़ना है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पेस बी गिवन warm welcome if he wins टूर्नामेंट। आप मुझे बताओ इसमें क्या वर्ड आ सकता है। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने फिल इन द ब्लैंक्स में बात करी है। मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूं, विल शेयर। ओके, चलिए एक बात तो ये हो गई। एक ऑप्शन चलो अगर आप चाहते हो तो आपको 1-2 ऑप्शन और दे देता हूं। मैंने यहाँ पे किया हैड और यहाँ किया was। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ना तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ है नहीं। कैसे? पहले तो ये आइडिया ले लो, इसमें क्या ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लीज बताइए इसमें क्या ऑप्शन नहीं हो सकता है। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो देखिए क्या ऑप्शन नहीं हो सकता। पहली चीज तो आप ये सोचिए कि क्या डी हो सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे बी फॉर्म दी गई है और हमें पता है कि बी की फॉर्म क्या होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एज एम आर वॉज वर, है ना, और बीन। तो ये तो होगा नहीं। चलिए उसके बाद आप देखिए हेड दिया है, क्या हेड हो सकता है। देखो होता क्या है ना, ऑप्शंस के साथ एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन ऑफ कोर्स मैंने एक्स्ट्रा लगाया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लेते हैं तो चीजें सही रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हेड हो सकता है। तो देखो अगर हेड के बाद सिर्फ गिवन हो जाता तो शायद सही हो जाता, है ना। लेकिन देखिए हेड के बाद उसने बी दिया है। भाई अगर हम पैसे में भी जाते हैं तो बीन लगता है, फिर गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट भी गलत है। चलिए फिर इसके बाद एक आता है बी और आता है सी, सॉरी ए। अब आप बताइए इसमें से क्या सही होगा। एनी वन, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा, बताइए क्या मैं इसमें सही मानूं। कोई भी, विल लगा दें या शेयर लगा दें। आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। आप कभी पेपर देने गए हो तो आपको एडमिट कार्ड मिलता है। रिलेट कर रहा हूँ, वैसे है ये काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। तो आप देखेंगे वहां पे लिखा रहता है यू शैल नॉट बी अलाउड। कभी नोटिस किया एडमिट कार्ड में आपके पास आप अलाउड नहीं करते हो कि आप कुछ सामान लेके आओ, यू शैल भी लिखा होता है। चलिए दूसरा याद दिलाता हूं, आप कभी भी कंपनीज को गौर करिए,
या कोर्ट को गौर करिए। जैसे कोर्ट अगर कोई केस अपने संज्ञान में लेता है तो कोर्ट बोलता है द कल्प्रिट शैल बी पनिश्ड, FIR शैल बी लॉज्ड। कभी इस तरीके के सेंटेंस सुने? तो यहाँ पे एक बात नहीं समझ आ रही, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर शैल यूज हो रहा है, अदर सब्जेक्ट क्या हो गए? हमने जिंदगी भर सुना आई और वी के साथ शैल यूज होता है, सुना है? आई और वी के साथ शैल यूज होता है। अब यहाँ पे गौर करिए, ही लगा है तो मतलब आई और वी के अलावा जो भी बचा वो आपका क्या कहलाएगा? अदर सब्जेक्ट कहलाएगा। देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ आपसे, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि देखिए मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मुझे क्वेश्चन ना लिखना पड़ता है, सो आई एम यूजिंग माई मोबाइल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्सेप्ट है, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे क्या कैसे आ रहा है, आपको कुछ समझना है। अब 11th-12th के बच्चों को, स्पेशली अगर मैं हिंदी मीडियम पे बात करूं, तो उन्हें 2-3 बातें रटा दी जाती हैं, सिखा दी जाती हैं कि वो विल को शैल को एक जैसे यूज करते हैं, दोनों का मतलब एक होता है। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश हो गई है तो विल को ज्यादा यूज किया जाता है। कुछ ऐसे फितूर बच्चों के दिमाग में होते हैं, आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, इंग्लिश में या किसी भी भाषा में अगर कोई दो शब्दों का एक ही मीनिंग है तो दूसरे शब्द की जरूरत क्या पड़ी? तो कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है ना। दया, इस बात को समझो, कभी भी अगर स्पेलिंग में डिफरेंस है तो मीनिंग में डिफरेंस होगा ही होगा, उसके यूजेस में भी डिफरेंस होगा। ये बेसिक बात अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगा मिले, क्या मिले? शैल लगा मिले, तो समझ जाना कि वो एक फिक्स इवेंट की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? फिक्स इवेंट की बात कर रहा है, मतलब कि ये चीज होगी ही होगी। याद रखना, अगर कभी आपको, दूसरी कॉन्सेप्ट भी सीख लो यहीं से, अदर सब्जेक्ट के साथ आई और विल लगा मिल जाए तो भी समझ लेना कि ये कॉन्सेप्ट जो बताना चाहती है वो ये इवेंट फिक्स होगा। थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन जानना जरूरी है। हमें क्या बताया गया? आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। रीजन तो समझ लो, ये रीजन है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आप कभी भी इस तरीके की न्यूज पढ़िएगा, इस तरीके के आर्टिकल्स पढ़िएगा, आपको हमेशा शैल दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कॉन्सेप्ट को याद रखना, एक काम करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखो भाई, मेरा मानना है कि आप जो सीख रहे हो ना उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों के साथ यही समस्या है कि उन्हें चीजें रटा दी जाती हैं और आपको रटना नहीं है, चीजें समझनी है। और कितना समय लगता है? चलो अगला क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। चिल्ड्रेन, स्पेस दिया, मतलब यहाँ पे मुझे आंसर देखना है। नॉट गो टू द रूफ एट नाइट। ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी कैन। आप फिर से क्वेश्चन देखिए, मैंने एक जगह डेयर बोला, एक जगह कैन बोला। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? क्या मैं यहाँ पे डेयर लगाऊं या मैं इस जगह पे कैन को यूज करूं? बताइए, प्लीज टेक योर टाइम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बताइए डेयर लगाऊं या कुछ और लगाऊं? देखो भैया, याद रखो, यहां पे जो बात करी जा रही है,
मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट सिखाया था, तो हमने बात करी थी वहां पे एबिलिटी की, है ना। मुझे एक बात ये भी समझ आएगी, जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है वो कहीं ना कहीं मॉडल पे बन रहा है। जब मॉडल पे बन रहा है तो मुझे बात समझ आएगी मूड पे होगा, या मैं कह लूं तो बात इवेंट पे होगा। कुछ बातें मैंने आपको सिखाई थी, अगर आपको याद हो। ओके, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं कैन, चिल्ड्रन कैन नॉट गो टू द रूफ एट नाइट, आपके जो दिमाग है शायद उस बेसिस पे आपको ये लगेगा कि यार ये तो सही होगा। सर कैसे सही होगा, देखिए पहले अगर आप यहाँ पे कैन, में और माइट लगा देते हो तो बच्चे रात में छत में नहीं जा सकते। ये कौन सी बात हो गई, बच्चे रात में छत में नहीं जा सकते, क्यों? क्या वहां पे भूत है? क्या जाती पैर टूट जाएंगे? क्या कोई पकड़ के ले जाएगा? और अगर ऐसा है तो भाई वहां पे एबिलिटी पे ना करके हम लोग को डेयर पे बात करनी चाहिए, क्योंकि डर होगा तभी तो नहीं जा सकते। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि रात में किसी चीज में एबिलिटी लगती हो दिन में ना लगती हो। भाई एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, सोचना पड़ता है ऐसे। तो यहाँ पे डेयर को लगाएंगे हम लोग, कैन को नहीं लगाएंगे, बस छोटी सी कॉन्सेप्ट थी। तो डरना नहीं है, बस इतनी बात को याद रखना है, ऐसे तुक्के नहीं मार देने किसी चीज में। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे आते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन देखता हूँ कितने लोग सही करेंगे। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताई थी आपको। स्पीक स्लोली लेस्ट यू अवेक द चाइल्ड। बताइए सर, यहाँ पे क्या लगाए? यहाँ शुड लगा दूं या फिर वुड लगा दूं? प्लीज टेक योर टाइम, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए, आपसे रीजन भी चाहिए। प्लीज बताइए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखो भाई, अगर आपको याद हो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए पहली चीज तो ये दिमाग में बिठा लो कि अगर लेस्ट लगा है तो लेस्ट के साथ आपका शुड आता है। ये तो आपको स्कूल में भी रटा दिया गया होगा, लेकिन रीजन जान लो। दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताई थी, वीडियो जाके देख लेना। स्पीक स्लोली, धीमे से बोलो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अगर हम हिंदी के हिसाब से निकालें तो बच्चे को अगर मैं यहाँ पे विल दे दूं ना ऑप्शन, या मैं इसको शेल दे दूं, तो इन दोनों में से कोई ना कोई टिक कर दोगे, गारंटी मेरी। क्यों? क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन करने की आदत है, तुरंत हम कहेंगे अच्छा गा गे गी आ रहा है तो हमें लगा देना चाहिए। भाई साहब देखिए और समझिए, ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो मर्जी होगी आप ऐसे कर देंगे। यहाँ पे जो ये लिस्ट का मतलब है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसका मतलब नहीं तो। लेकिन जो आगे वाला पार्ट है ये आपका सजेशन देने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सजेशन देने का काम कर रहा है। और जब भी सजेशन देने का काम किया जाता है तो हम लोग शुड को यूज करते हैं। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ये बात मैंने आपसे बोली थी, ठीक है सर। तो हमने बात को समझा। अगर मैं यहाँ पे वुड लगाता हूँ तो हमें पता है कि भाई जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पास्ट की सेकंड फॉर्म होती है, तब तो हम लोग वुड को यूज करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सिखाई, अब क्वेश्चन बता रहा हूँ, रिलेट करना सीखो। याद है एक मम्मी का एग्जांपल दिया था जिसका बेटा दौड़ते हुए जा रहा है, ध्यान करो, और नहीं ध्यान करो तो वीडियो देखो जाकर के, पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी से जुड़े, फिर उसके बाद कुछ टॉपिक और उठाएंगे। देखता हूँ कितने लोगों ने मेरी पुरानी बात को ध्यान से सुना। बिल्कुल थोड़ी देर पहले बात मैंने बोली। She said that she prepare dinner herself। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगाया विल और यहाँ लगाया मैंने वुड। आपके सामने ऑप्शन है, आप बताइए यहाँ पे क्या लगेगा। प्लीज टेक योर टाइम। बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई है, कॉन्सेप्ट कोई बड़ी नहीं है। अगर आप यहाँ पे गौर करें इस जगह पे, तो यहाँ पे लगा है सैड। जनरली भी अगर देखो तो ये सेंटेंस मेरा पास्ट में जा रहा है। क्या ये लग सकता है? सोच के देखो, क्या ये लग सकता है? कोई रिलेशन है? नहीं है। तो मैंने आपसे एक बात और बोली बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और मैंने ये बात बोली कि भैया ये जो वुड है ये पास्ट में यूज होता है, विल की सेकेंड फॉर्म है। कुछ बोला? तो एक चीज और याद रखिएगा, बता देता हूं, कभी भी हो तो पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए, किसको? पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वुड को। मतलब अगर आप ऐसा कहते हो आई प्लेड क्रिकेट, तो आप ये भी बोल सकते हो आई वुड प्ले क्रिकेट। इज माय पॉइंट अंडरस्टूड? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला। मैंने क्या बोला? She said that she would prepare dinner herself। इस बार पॉइंट क्लियर? अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, कभी भी आपको प्रिपेयर दिख जाए तो उसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। आप देख लीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पूरी लिस्ट है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। जैसे एक्विट हो गया, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, स्नैप आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात पे भी करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। चलो, तो आपको मैंने जो अभी क्वेश्चन बताया, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया किसके? मैंने आपको क्वेश्चन बताया फिल इन द ब्लैंक्स के। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तरीके और देखते हैं और सीखते हैं कुछ चीजों को, ठीक है। चलिए आते हैं। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रखे ही है मैंने, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखते हैं कौन कौन आंसर देगा। मैं आपको टाइप पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, इस वजह से थोड़ा समय लगेगा इसमें। शी इंसिस्ट्स She insists you will stay until her husband comes home. No error। देखो, एक तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, बट बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी आगे है। वो क्या है? चलिए इसके ऑप्शंस के हिसाब से चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे देखिएगा, शी इंसिस्ट्स, ओके। ऑप्शन बी
यू स्टे, ऑप्शन सी until her husband, तो लाइट का इशू हो रहा है सो प्लीज कॉम्प्रोमाइज इट। डी कम होम, नो एरर। ओके, अब यहाँ पे आप गौर करें, मैंने जब आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था तो मैंने ऑप्शन यहाँ ऐसे लिखे थे ए बी सी डी ई, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया। मैंने क्या किया, इन्हीं पार्ट्स को यहाँ पे लिख दिया, कुछ अलग नहीं किया है। आप अगर गौर करें तो ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो तुम कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन का फायदा क्या? सर फायदा कुछ नहीं है, एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट कराता है। इसलिए जब भी आप कभी क्वेश्चन पढ़ें तो उसकी डायरेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ ले। मेरी बात तो समझ में आ रही है? कुछ नया नहीं लिखा मैंने। अब होगा क्या कि मान लो अगर आपको ये टाइप नहीं पता तो आप क्वेश्चन उठाओगे, अच्छा ये लाइन तो पढ़ ली, अब आपने नोटिस किया कि भैया ऑप्शन भी यहीं कहीं दिया गया है ना, तो आपने यहाँ पे मान लो 30 सेकंड दिए, इसको भी 30 सेकंड पढ़ने में लगेगा क्योंकि साइज तो वही है। 1 मिनट लग गए सर। इसलिए डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, आपका समय बच जाता है। मान लो डायरेक्शन अपने 10 सेकंड में दिए तो फिर दोबारा नहीं लगने वाले। अच्छा, एक और चीज होती है यहाँ पे जो वहां पे एग्जामिनर आपको ट्रैप करता है, फिर समझना कैसे। ऑप्शन तो उसने दे दिए ऐसे, शी इंसर्ट्स यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम, लेकिन सर कहानी का झोल होता है। कैसे? डी ऑप्शन को एक ही जगह कर देगा, बी ऑप्शन को ई की जगह कर देगा, नो एरर को पहला ऑप्शन बना देगा। अब इसके हिसाब से तो चीजें उल्टी पुल्टी हो गई। बात समझ आ गई? तो फिर यहाँ पे फिर से वही चीज होती है कि एग्जामिनर आपको ट्रैप करना शुरू कर रहा है। मतलब वो पता है कि आप आंसर सही कर दोगे लेकिन आपका समय खराब करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो एक काम करिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए और फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या रहा है। कि प्लीज टेक योर टाइम। चलिए अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे मुश्किल नहीं है। देखो सर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। यहां लिखा है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन को देखना कैसे एग्जामिनर खेल करता है। ये सब्जेक्ट है, सीखते हैं, ये वर्ब है, ये भी सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आती है, शी इंसिस्ट यू। अगर मैं इस क्वेश्चन के इतने पार्ट को देखूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आती। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन मैं जैसे ही यू के बाद आगे जाता हूं तो मुझे दिखाई दिया स्टे। अब आप गड़बड़ देखो, शी इंसिस्ट यू स्टे, ना तो यहां फुल स्टॉप लगा है क्या? नहीं लगा। और ना ही यहां कोई प्रपोजिशन लगा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, पकड़ में आ गई। अगर मैं आगे देखूं, अंटिल, भाई अंटिल जो लगाया, सीधी सी बात है कि ये टाइम के लिए लगा होगा। और फिर लिखा है हर हस्बैंड कम्स होम, तो ये तो पूरा का पूरा सही है। रीजन, भाई मैं पूरा सेंटेंस या पूरा एक्सप्रेशन जो है वो दे रहा था किस पे? वो मैं दे रहा था किस पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो जब ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जा रहा है, ये वाली बात भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जा रही है, तो ये वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं जब तक वो आ नहीं जाते।
हस्बैंड भी सिंगुलर है, प्लूरल हो नहीं सकता। वर्ब भी देखिए यहाँ पे सिंगुलर लगाई, इस पार्ट में एरर है नहीं, घर आना है कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस की बात कर दी, तो मतलब गड़बड़ जो है वो सिर्फ यहीं पे है। लेकिन क्या गड़बड़ है आप समझो। एक चीज याद रखना, इंसिस्ट के साथ आप हमेशा लगाते हो ऑन। क्या लगाते हो? इंसिस्ट के साथ आप हमेशा ऑन लगाते हो। और ऑन क्या है? ऑन एक प्रेपोजिशन है। क्या है? ऑन एक प्रेपोजिशन है। और जैसे ही आप इसके साथ ऑन लगाते हो तो सर जी ये जो स्टे है ना ये बन जाता है स्टेइंग। अब कुछ याद करो, कुछ बताया था मैंने आपको जेरंड पार्टिसिपल नाम की चीज। तो यहाँ पे क्या हो गया? शी इंसिस्ट ऑन यू स्टेइंग, नॉट स्टे। तो मतलब अब इसकी फॉर्म बदल जाएगी, ये आपका वर्ब नहीं रह जाएगा। यूजेस देख रहे हो कैसे कैसे बन जाते हैं। एक छोटा सा चेंज कहाँ हुआ? इंसिस्ट के बाद ऑन लगाया और यहाँ पे स्टेइंग हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस पार्ट में मैं एरर बनाऊंगा क्योंकि दोनों पार्ट में एरर हो नहीं सकती। एग्जामिनर को अगर ये क्वेश्चन और भी ज्यादा बड़ा करना है, और भी ज्यादा बड़ा करना है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? वहां पे ए बी सी डी ऐसे कर देगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर आपको इस पे आंसर नहीं देना तो करेगा ये, तो ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन ए बी एंड सी, नो एरर। मैं ये नहीं कह रहा अभी कि ये पूरा इसी से लिया गया है, आपको बस ये बता रहा हूँ कि एग्जामिनर कैसे आपका टाइम खाएगा। ये बातें भैया याद रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं और ये छोटी छोटी सी बातें आपके मार्क्स दिला सकती हैं, आपके मार्क्स छीन सकती हैं। वो मैं आपसे चाहता नहीं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन का टाइप समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं हवा भाई बातें करता नहीं, ये बातें आपको अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे आते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। I would always cherished the fond। फॉन्ड मतलब क्या होता है बताओ? अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा आइडिया ले लोगे। फॉन्ड memories of or occasion, sorry it's association। चलो तो ऑप्शन 1, आई वुड से cherished the fond of, not of, memories of our association
नो एरर। आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ। आई वुड ऑलवेज चेरिश द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। प्लीज टेक योर टाइम एंड बताओ इसमें सही आंसर क्या होगा प्लीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ है नहीं। अगर आप बस इतनी सी बात को भी ध्यान दे दोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। पर प्रॉब्लम वही है ना कि बच्चे को रटना होता है। बताइए यार, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। मतलब तुम देखोगे ना तो तुम्हें आंसर तुरंत मिल जाएगा। कुछ लोग समझ भी गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। भैया आई लगा है, वुड लगा है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि वुड को कब यूज करते हैं, या तो पास्ट की सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं, अदरवाइज जब पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह यूज करना होता है तो यूज करते हैं। मॉडल में बताया था। तो फिर दिक्कत क्या है, आई वुड ऑलवेज चेरिश। भैया यहाँ पे थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? वुड के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। अगर आप इसको पास्ट फॉर्म भी बनाते हो तो अपने आप में सेकंड हो जाती है, तो उसके आगे आने वाली कहानी भी तो फर्स्ट फॉर्म में ही जाएगी ना, क्योंकि एक बार लगा चुके हो तो अभी दोबारा क्यों लगाओगे। सो आई वुड ऑलवेज चेरिश, नॉट चेरिश्ड। तो यहाँ पे ईडी नहीं लगेगा। द मेमोरीज ऑफ, द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। इतनी सी बात थी। और कैसे कैसे एग्जाम में ट्रैप करता है आपने देख लिया है। तो भैया ये गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको इन्हीं चीजों से बचना है और इन्हीं चीजों को बार बार सीखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चंस और किए जाएं। अब देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन देख सकते हैं और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को देख के मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को डर लग जाएगा एक फोर्स्ड वर्ड देख के। यहाँ पे लिखा है तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये मतलब कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन बता दूं ना तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मतलब आसान हो जाएगा। बट एग्जामिनर आपको ट्रैप करता है, नथिंग एल्स। मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, सर समझने की कोशिश करिए। कई बार मैं आपको बता दूं बच्चा गलती क्या करता है, वो लिखेगा ही डिनाइड, ओके, वो देखेगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सेंटेंस पास्ट में गया है, ओके, दैट ही हैड नॉट फोर्स्ड माय सिग्नेचर। अरे गोली मारो, नो इम्प्रूवमेंट टिक कर देगा यहाँ पे सीधे सीधे नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। और दूसरी बात ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर पास्ट के भी पास्ट में हम लोग बात करते हैं, कहाँ पे, पास्ट के भी पास्ट में अगर हम जाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता है कि जो मतलब एक पार्ट बनता है वो हेड में चला जाता है। तो यहाँ पे भी बात है कि उसने मना किया तो मतलब उसके पहले ही सिग्नेचर वाली बात थी, उस हिसाब से भी सोचेगा। लेकिन क्या कुछ और गड़बड़ हो सकती है। चलिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया जी क्वेश्चन को बस समझ लो, सिर्फ समझ लो। यहाँ पे आपको डिनाइड दिख रहा है, अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे आपको डिनाइड दिख रहा है? और अगर यहाँ पे डिनाइड दिख रहा है तो आपको मुझे लगता है क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, डिनाइड का मतलब मना किया है ना, या नकार दिया, यही होगा। कंफर्म है ना? मना किया या नकार दिया, मतलब ये जो मीनिंग है ये नेगेटिव इन नेचर है। अच्छा सर, एक बार जो चीज नेगेटिव हो चुकी है, क्या दोबारा वहां पे नॉट लगाने की जरूरत है? देखो सबके सब यहाँ पे वर्ब पकड़ने की कोशिश में लगे होंगे, यार वर्ब में नहीं समझ आ रहा तो फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। दिमाग लगाओ, नेगेटिव इन नेचर, जब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव बात हो चुकी है, कोई चीज को मना किया जा चुका है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाने की नॉट जरूरत है? फोर्स मतलब क्या होता है? कॉपीड फ्रॉडलेंटली। क्या? कॉपीड फ्रॉडलेंटली मतलब कहने का कि किसी चीज को धोखे से, गलत तरीके से कॉपी कर लेना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फोर्स्ड। ठीक है, बस इसका मीनिंग था। कुछ लोग बस यही सोच रह जाते हो, परेशान हो जाते हो। देखो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बस लिख दिया, ये चार ऑप्शन और लिख दिए कि तुम्हारे 10-20 सेकंड खराब हो। इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है। विश्वास मानिए बहुत सारी चीजें मतलब इजीली सॉल्व हो जाती हैं, इजीली सॉल्व हो जाती हैं। बस इतनी सी बात थी, उसमें ही था। ठीक है, तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। मस्त सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी करने में। ठीक है, चलिए ठीक है।
मेरा आज का काम बस इतना ही था कि मैं आप लोगों को टाइप्स से रूबरू करा दूं। पता है बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, इतना इजी नहीं होती ना चीजें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहला स्टेप तो सिलेबस याद करना है, सेकेंड स्टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। इसका फायदा होता है कि क्वेश्चन के कैसे कैसे टाइप और नेचर हो सकते हैं वो पता चल जाता है। थर्ड स्टेप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। फोर्थ स्टेप आपको मॉक्स लगाने हैं। ये काम जो कर लेगा कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता आपका। बट समस्या तो यही है, लोग ये करते नहीं, क्वेश्चन का टाइप समझने की कोशिश करते नहीं, रटते हैं। रटना नहीं है, मेरी क्लास में तो नहीं रटना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे अपनी वोकैबुलरी में। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे बताना ये क्वेश्चन सही है या नहीं। आई कांट अलाउ टू मेक जोक्स इन द क्लास। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझना है, कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे तो भी आंसर आप लोग कर ले जाओगे। बट देखते हैं, ऑप्शन ए कट, ऑप्शन बी क्रैक, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। सर जी बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है। एनीवन प्लीज टेक योर टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से समझ लो। कट लगाऊं, क्रैक लगाऊं, ब्रेक लगाऊं या नो इम्प्रूवमेंट लगाऊं, प्लीज। देखो भाई ध्यान से समझना, सारे वर्ड्स बताता हूं इनको। इसके टाइप जो बनता है, मतलब ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग रखते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में। किसमें? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर में। अब देखिए वोकैबुलरी का यूज कैसे होता है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करनी है, तो मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, उसको उसके हिसाब से यूज किया जाता है, रैंडमली कहीं नहीं यूज कर लेते। क्योंकि आपको लगता है कि दो वर्ड मिलते जुलते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता तो फिर समझ लो क्या होता है। देखो सर, आई कांट अलाउ टू मेक, अब मतलब इरर अगर कहीं पे आ सकती है तो इस वाले पार्ट पे आएगी। ये बात तो मुझे पूरी तरीके से क्लियर है कि या ना तो यहाँ आएगी, क्योंकि ऐसा कुछ जिसने हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पे कोई ऑप्शन मुझे दिए नहीं। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई वर्ब वाला पार्ट है नहीं, तो ये कट ब्रेक और क्रैक है, यही वर्ब बनता है। टू के साथ लग रहा है तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो अब ये पहली बात तो ये समझ आ गई कि क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, अब दूसरी बात, जब मैंने बात करी कट की, तो देखो कट का मतलब होता है काटना, किसी चीज को काटना या फिर अलग कर देना। ठीक है, क्या ये आंसर सही होगा? मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता जोक्स काटने के लिए या अलग करने के लिए, नहीं होगा। कट डाउन कॉन्टेक्चुअली गलत हो जाएगा। कट डाउन मतलब कि भैया किसी इससे हटा के अलग करने, जैसे ये पेन है मैं इसको काट दूं तो ये कट डाउन हो जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। ओके, क्या क्रैक होगा? देखते हैं। आई कांट अलाउ टू क्रैक। देखो भाई एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझ लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जब भी जोक्स कहने की बात आती है तो हम लोग क्रैक वर्ड को यूज करते हैं, जो कि सबसे सही होता है। क्रैक का मतलब होता है कहना, ठीक है, किसी के ऊपर जोक करना या कहना के लिए हम लोग क्रैक वर्ड यूज करते हैं। अगर आपको मान लो मेक सही लग रहा है और आप अपना आंसर देना चाहते हो इस पे, किस पे? नो इम्प्रूवमेंट पे आप अगर अपना आंसर देना चाहते हो तो मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करो। उसने बोला आई कांट अलाउ यू टू मेक जोक्स इन द क्लास। सर जी क्लास क्या जोक्स बनाने की जगह है? तुमको कुछ के दिमाग में आ सकता है कि अरे सर मान लो अगर ऐसा होता है, मान लो अगर ऐसा होता है कि वहां पे जोक सिखाए जाते हो तो सर वहां पे मेंशन की जाएगी ना कि कॉमेडी क्लास चलती है। अगर ये क्लास की बात आती है तो हम लोग जनरल परसेप्शन पे बात करते हैं। देखो आपकी इंग्लिश में लिखा रहता है जनरल इंग्लिश, है ना? क्या लिखा रहता है? जनरल इंग्लिश। इसका मतलब जो भी चीजें हम लोग लेंगे, एज्यूम करेंगे, वो जनरली कैसे चलती हैं उस पे लेंगे।
ऐसे तो कुछ भी सोचा जा सकता है, बट ये तो मतलब नहीं है ना कि जो भी हम सोचे वो सही ही होगा। और गहरी बात बता रहा हूँ, आपका पेपर में ही लिखा है जनरल इंग्लिश, तो मतलब जो भी बातें हम लोग एज्यूम करेंगे वो जनरली करेंगे, और जो बातें हम जनरली करेंगे तो जनरली सोचेंगे भी, तो इसलिए यहाँ पे टू मेक तो नहीं होगा। अच्छा जी, क्या ब्रेक होगा? देखिए मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ, ब्रेक को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। आपने एक इडियम सुना होगा, ब्रेक द आइस, सुना है क्या आपने? एक इडियम सुना होगा, ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस को कब यूज करते हैं? तो सर जी ब्रेक द आइस को हम लोग यूज करते हैं जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको अगले को बतानी हो। क्या? जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको अगले को बतानी हो, जैसे कि आपको शादी करनी है, आपकी लव मैरिज करनी है, अब आपको मम्मी पापा को बताना है, तो यू विल ब्रेक द आइस, बेसिकली टू रिवील सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट बताने के लिए। दूसरे का ब्रेक का मतलब क्या होता है? दूसरा ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। तो क्या जोक को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, कट तो हो ही नहीं सकता। नो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होगा, ये बात भी मैंने आपको बता दी, तो मेरे लिए सही आंसर होगा क्रैक। अब मैं अपनी बात को फिर से बोलता हूँ, देखो मैंने अभी तक आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने आपको क्वेश्चन कराए होंगे ज्यादा से ज्यादा 5-6, वो मैं गिनता नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन जो बताए इतने। लेकिन बात क्या थी, अगर आप पिछला वीडियो और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो तो मैंने आपको तरीका बताया है, मैंने आपको क्वेश्चन देखने का नजरिया बताया। देखो एक असली टीचर का काम और एक असली एजुकेशन का काम यही होता है कि अपने स्टूडेंट को सोचना सिखाते। अगर मैं आपको मतलब 50-50 क्वेश्चन लिख दूं, जैसे वो यूट्यूब पे बेहिसाब चीजें चलती हैं, अरे 1 घंटे में सॉल्व करे 100 क्वेश्चन, क्या सीखा तुमने? क्या सीखा तुमने? कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर तुम 40-45 मिनट्स दे देते हो और उसमें तुम कुछ ऐसी चीजें सीख लो जो तुम्हें बहुत मदद करे, तो सर भला हो जाएगा आपका। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चीजें रटनी नहीं है, चीजें समझनी है, एंड इफ यू आर एबल टू डू सो, द जॉब इज डन ब्रो, यू विल मेक इट। इज दैट अंडरस्टूड? इन बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चंस को करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ फंडे होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये चीजें करी जाती है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा सो दैट तुमको क्वेश्चन पकड़ने में दिक्कत ना हो। तो हमने टाइप में तो देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देख लिया, हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी देखा और एरर स्पॉटिंग भी देखे, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स पे भी बात करी। कितनी वैरायटी कहाँ मिलेगी, समझ आई बात? इसलिए कहता हूँ चीजें हल्के में नहीं लिया करो मेरी क्लास में। चलो सर और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। I whistled thrice with full might and raise my arms towards the sky, So I whistled thrice with full might and raised my arms towards the sky. तो यहाँ पे एक पार्ट ये बना, फिर एक पार्ट ये बना, और आपका एक पार्ट बना ये, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंड यहाँ पे बना नो एरर, ये बना आपका डी। ठीक है, तो बताइए सर यहाँ पे एरर कहाँ पे होगी? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। आई विशल ट्राइज विद फुल माइट एंड रेज माय आर्म्स टुवर्ड द स्काई। आप देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है, और आप आंसर करने की कोशिश करिए। देखो ये क्वेश्चन भी सिर्फ ट्रैप करने वाला है, बाकी इसमें भी कुछ है नहीं। ओके कैसे, हम कैसे मान लें? एक तो आपको
रीजन देना पड़ता है। अरे अच्छी बात है भाई, इसलिए तो आया रीजन दूंगा। कुछ के दिमाग में यहाँ पे पहली चीज तो देखो, ये जो फितूर बैठेगा वो इस माइट को देख के बैठेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कैन, कुड, मे, माइट, मॉडल ऑक्सिलरीज में पढ़ा है। और हो सकता है इसका मतलब कुछ और हो, जैसे ऑल माइटी बोलते हैं, माइटी बोलते हैं। अरे गोली मारो यार। कभी कभी ये भी चीज होती है कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। अब मैं वो तरीका बताने वाला हूँ कि कभी कभी सब कुछ जानना जरूरी नहीं होता है। आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ कहोगे यार क्या बात करते हो सर, पहले कह रहे थे पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ो। तो वो तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन सही से पढ़ो। क्योंकि क्वेश्चन सही से पढ़ने में, पूरा पढ़ने में ये तो समझ में आ जाता है ना इधर कहाँ हो सकती है। मैं अपनी बात से नहीं पलटा, तरीका समझो। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो, आई विसिल्ड, मैंने सीटी बजाई 3 बार विद फुल माइट। तो एक बात समझ आ गई कि भैया मैंने बहुत जोर से बजाई होगी, यही होगा। तो मतलब ये जो अगर सीटी बजाने की बात आती है तो हम उसके साथ माइट लगाते हैं, शायद ये मीनिंग होता होगा, नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव मी, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेज लगा है ना, ये दिक्कत है भाई। पास्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। आई मतलब मैं मतलब स्वतंत्र गुप्ता। स्वतंत्र गुप्ता ने ही सीटी बजाई, जोर से बजाई, और स्वतंत्र गुप्ता ने ही तो हाथ खड़े किए हैं। भैया मैं ऐसे कर रहा हूं और मैं सीटी बजा रहा हूं, तो सीटी भी मैंने बजाई, हाथ भी मैंने खड़े किए ही। समझ गए? और याद करो, कुछ दिन पहले ही बताया था कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये कभी भी आ जाए आप उसके साथ या तो प्रेपोजिशन या एडवर्ब देखोगे और आपका आंसर सही जाएगा। सॉरी, प्रेपोजिशन या कंजंक्शन देखोगे। कंजंक्शन की बात कर ली जाए तो कंजंक्शन में हमेशा ग्रामेटिकल रैंक पे बहुत ध्यान देना होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि राम एंड डोंकी वर गोइंग। हो सकता है कि तुम डोंकी को अपना भाई दोस्त कुछ मानते हो, लेकिन अमूमन ये नहीं होगा। राम एंड श्याम हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फिश एंड मोनू वर स्विमिंग, अजीब नहीं हो जाता। समझ आई? तो थोड़ा ग्रामेटिकल रैंक पे, नाउन प्रोनाउन पे, इन चीजों को ध्यान देना होता है कंजंक्शन में। ये बातें किताब में नहीं लिखी होती हैं, ये बातें आती है क्वेश्चन सॉल्व करके, अच्छे से पढ़ के और रिसर्च कंटेंट देख के। किताबों में इस तरह से चीजें नहीं दी जाती। तो भैया मैंने ही जब दोनों काम किए तो यहाँ पे क्या होगा? रेज्ड होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिए, मैं फिर आपको अगला क्वेश्चन ही बताता हूं। जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत जल्दी से। ले लिया? चलो आओ। मजा आ रही है पढ़ने में? तरीका है भाई, मेरी क्लास में यही है। देखो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो बैंक में भी लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ सर्विस कमीशन में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एनडीए भी क्रैक किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग मैं कहूँगा कि सारे ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लोग। मैंने आज तक उनको चीज़ें नहीं रटाई, मैं उनको सिर्फ तरीके बताता हूँ। अब ग्रेजुएट हो जाओगे या फिर आप 12th पास कर रहे हो तो मैं ठीक ठाक तो पढ़ के ही आए हो ना। और अगर आप ये सोचना सीख गए मेरी क्लास में, सर मेरा काम हो चुका है। मेरा काम इतना ही है कि आपको सोचना सिखा दूं, क्वेश्चन देखना सिखा दूं, ये काम हो गया तो क्या ही बचता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हमें वोकैबुलरी भी तो करनी है। The teacher advised to the students to borrow a book from the library within 3 days.
ठीक है। द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश करिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। देख लिया? बताओ कोई दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन को समझो, सिर्फ तुक्का नहीं मारना, क्वेश्चन को समझो क्या है। इट्स वेरी इजी। चलो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद अब आता हूँ वोकैबुलरी पे। 10 मिनट बचे अपने पास। देखो भाई, एक टाइप होता है, यूज बता देता हूँ। इम्पेरेटिव यूज क्या होता है? इम्पेरेटिव यूज होता है। सच जब बात आती है इम्पेरेटिव यूज की, तो याद रखना कि इम्पेरेटिव यूज में हम लोग सजेशन देते हैं, या हम लोग एडवाइस करते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड, इस तरह की बातें करते हैं। जैसे गेट आउट, कम हियर, प्लीज गिव मी दिस। मतलब आपका जो बातें हैं ना, वो सजेशन पे, कमांड पे, एडवाइस पे, ऑर्डर पे ऐसे चलती हैं। ऐसे यूजेस को हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव यूजेस। अच्छा, इम्पेरेटिव यूजेस में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट ना मिले। जैसे मैंने बोल दिया गो आउट, गेट आउट, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो एज्यूम भी कर लिया जाता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ आ गई तो बहुत होशियार है। दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों से कहा गया है कि लेके आओ, टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी से लेकर के आओ। जब भी इम्पेरेटिव की यूज करी जाए तो देखो भाई, यहाँ पे ना टीचर एडवाइस नहीं कर रहा उसने बुक लाने को कहा है। जब बुक लाने को कहा है तो यार कमांड तो नहीं करेगा। कमांड तो हम ऐसे करते टेंशन, तो भाई कमांड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर हो सकता है। टीचर ने ऑर्डर दिया, भाई टीचर लोग आपको ऑर्डर देते हैं, एडवाइस भी करते हैं, लेकिन एडवाइस तब जब पढ़ाई वढ़ाई की बात हो या कुछ हो। अब यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली जाएंगे तो ऑर्डर लगाएंगे। एडवाइस करना एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नहीं देता तो लगा तो क्या दिक्कत थी? ठीक है, तो भैया ये कुछ बातें थी आज के लिए। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चन टाइप समझे, एंड कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हमने ऐसे देखे जहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन देख के आइडिया लिया भी जा सकता है, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट में थोड़ा भी हाथ तंग है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो तो जल्दी से अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कि यार खुद ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना, तो बार बार थोड़ा सा कैमरा चेक करना पड़ता है, सो दैट आप लोगों को ही दिक्कत ना हो, है ना। ये बात हो जाती है, और कुछ बड़ी बात नहीं है, इसलिए बार बार थोड़ा कैमरे के पीछे भी जाना पड़ जाता है। चलिए कुछ वोकैबुलरी पे काम कर लेते हैं। हर्बरिस, एक वर्ड है इंग्लिश में हर्बरिस, और हर्बरिस एक नाउन है। देखो मैं थोड़ी थोड़ी बातें बढ़ा दी, अभी तक मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताता था, लेकिन अब बता रहा हूँ हर्बरिस क्या होता है। देखिए सर, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत घमंड है, बहुत घमंड है, जैसे टाई वाई पहने एकदम कान तुम ऐसे वाला, उसको बोलते हैं हुबरिस। ठीक है, जो मतलब सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, किसी से बहुत पैसा है, नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग हुबरिस बोलते हैं। ठीक है, तो हुबरिस का मतलब क्या हो गया? घमंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज किया जा सकता है? ऐसे पर्सन की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैंने आपको लिए पर्सन बोला था, अपने शब्द वापस लेता हूँ। हुबरिस मतलब यहाँ पे घमंड है, तो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन में भी क्या है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट, वो कभी कभी एक वर्ड निकल जाता है, उससे पूरा मीनिंग निकल जाता है, तो वहां पे मैं बात कर रहा हूँ। नाउन तो है बट पर्सन नहीं है, एक कह सकते हो कि एक इवेंट को कहते हैं हम लोग, या फिर उसकी किसी अप्रोच को कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हुबरिस। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलो तो अब इसके लिए जैसे मैंने यूज कर लिया एरोगेंस, ठीक है, या पोम्पोसिटी। एरोगेंस का यूज किया जाता है रूडली बात करना, रूडली किसी को ट्रीट करना,
ठीक है, उसके लिए एरोगेंस यूज किया जाता है। जैसे आप फिल्म एक्टर्स को देखते हो, आई एम नॉट कमेंटिंग, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप देखते हो कि थोड़ा रूडली बात करते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है एरोगेंस। ठीक है, तो ये बात हो गई। ह्यूब्रिस मतलब होता है घमंड। सिनोनिम्स में आके आपका एरोगेंस एंड पोम्पोसिटी। एक एग्जांपल की बात कर ली जाए तो I should have known that such hubris would rebound. ओके, तो एक काम करिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड काफी आसान है। आपने अपने घर के आसपास कुछ जानवर देखे होंगे 4 पैर वाले, कुछ तो आजकल 2 पैर वाले भी जानवर दिखने लगे हैं। वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक वर्ड है फेरोसियस, और फेरोसियस मतलब होता है आपका खतरनाक। लेकिन फेरोसियस किसके लिए यूज किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा जंगली जानवर होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, तो उनके लिए यूज किया जाता है फेरोसियस, जो कि खतरनाक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, खा जाए आपको। ऐसे जैसे शेर, कुत्ता। अब कुत्ते में पोमेलियन नहीं, पोमेलियन फेरोसियस नहीं होता, जर्मन शेफर्ड। ठीक है, तो आप उसके लिए फेरोसियस वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल 2 पैरों वाले भी फेरोसियस पाए जा रहे हैं। वो कौन? इंसान। जैसे आजकल ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही है, लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, तो भाई लोग मतलब नंबर दे रहे हैं फेसबुक में अपना कि ऑक्सीजन के लिए हमसे कांटेक्ट करें, उनसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा रहे हैं। इंसानियत मर चुकी है। तो फेरोसियस मतलब समझ आया, खतरनाक होता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात कर लें। सिनोनिम्स में आ जाएगा आपका एक्सट्रीम, इंटेंस। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, फेरोसियस को और भी हम लोग कैसे यूज करते हैं। कभी अपनी परफॉर्मेंस देखी है स्टेज वगैरह पे? परफॉर्मेंस देखी है? अगर आपने कभी स्टेज परफॉर्मेंस देखी है, डांस वगैरह देखा है, या कोई एक्ट ड्रामा देखा है, तो कभी कभी वो डरावने से कपड़ा पहन के आता है, जैसे मान लो रावण है ना। मैं एक बात बताता हूँ, ऐसी जगह के लिए भी फेरोसियस यूज किया जाता है। मतलब वो नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन वो जो एक्ट है उसके लिए फेरोसियस वर्ड यूज किया जाता है। जैसे आई विल किल यू, आप अपनी बहन से बोल रहे हो आई विल किल यू, इसका मतलब ये तो नहीं है आप उसे मार दोगे, आप गुस्से में बोल देते हो, तो ऐसे चीजें छेड़ने में बोल देते हो। ठीक है, खून कर दूंगा तेरा, गला दबा दूंगा तेरा, तो क्या आप ऐसा करते हो? नहीं। तो कुछ बात चीजें इस तरीके से भी यूज करी जाती है। तो याद रखना फेरोसियस कैसे यूज करता है। प्लीज लिखिए, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। चलो, एक अगला वर्ड है, ये भी बढ़िया है। आपने या तो आपने ये काम कभी किया होगा, और या तो आपके ऊपर ही किया गया होगा। तो वर्ड है आपका ब्रोबीट। क्या है? ब्रोबीट। तो ब्रोबीट का मतलब क्या होता है? धमकी। अब धमकी क्या? धमकी देना। तो इसके सिनोनिम्स की बात कर लेता हूँ, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे आ गया बुली, हेक्टर, फोर्स। देखो, ब्रोबेट की जब बात करी तो मैंने बात करी धमकी देना। धमकी देना कैसे? जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है 500 करोड़ की, और आपके सामने कंपनी आ जाती है 5000 करोड़ की, आपसे 10 गुनी बड़ी। वो कहती है मैं बेच दो, आपने कहा नहीं बेचेंगे, तो आपने को धमकी दे दी। समझ आई? तो उसके ऐसे सेंस में लोग यूज करते हैं। मतलब जो बहुत बड़ी धमकी हो जाती है ना, उसके लिए यूज होता है। ये नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं, मैगी बना के दो, ऐसे वाली धमकी नहीं है। ठीक है, बड़ी धमकी की मतलब अब उठा ले जाएगा तुमको, जान से मार देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसे जगह पे हम लोग ब्रोबीट यूज करते हैं। जैसे बुली वर्ड आता है। बुली क्या है? बुली मतलब होता है किसी को परेशान करना, फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज करना। आपके लिए बुली होता है क्या? फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज करना आपका बुली कहलाता है। मारना, जैसे आपने सुना होगा कि टेस्ला मोटर के जो मालिक है इलॉन मस्क, उनको बुली किया गया था। खैर, आप जो सक्सेसफुल हो जाते हो तो सारी बातें होती हैं। फिर आया आपका हेक्टर। हेक्टर का मतलब भी क्या होता है? परेशान करना, छेड़ना, पीट देना। और फिर आपका फोर्स। फोर्स मतलब धक्का देना भी होता है।
फोर्स मतलब बल भी होता है, ठीक है। फोर्स एक नाउन भी है, और फोर्स एक मतलब धक्का देना, तो वहाँ पे वो एक वर्ब का भी काम कर जाता है। स्टॉप फोर्सिंग मी, यू आर फोर्सिंग मी, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए इसको लिखिए। क्लियर है? चलो आगे आते हैं, एक दो वर्ड और देखते हैं, तो उसके बाद कहानी को अलग तरीके से समझेंगे। तो प्रोबीट हो गया, चलिए एक और हो गया आपका ऑमिनस। ऑमिनस मतलब क्या होता है? ऑमिनस मतलब होता है अमंगल। एक होता है मंगल, मार्स वाला नहीं, जो घर में फंक्शन होता है, शादी बारात होती है तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं, तो क्या है वो? ऑमिनस है। इज इट अंडरस्टूड? तो चलिए इसके सिनोनिम्स की बात कर लें। तो आगे आपका थ्रेटनिंग, इनऑस्पिशियस, सिनिस्टर। सिनिस्टर मतलब होता है पाप। अनफेवरेबल, अनप्रॉमिसिंग। आप समझते हैं? देखिए एक तो जैसे मैंने बोला आपके लिए थ्रेटनिंग। अब थ्रेटनिंग क्या होता है भाई? देखो किसी को धमकी देना, धमकी भरा होना आपका थ्रेटनिंग कहलाता है, ठीक है। इसी के बाद मैंने किया इनऑस्पिशियस। आप बोलते हो ना, जैसे आप न्यू ईयर विश करते हो या फिर आप किसी को कोई त्योहार विश करते हो, तो आप बोलते हो ऑस्पिशियस फेस्टिवल, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे। आपका बर्थडे है तो ऑस्पिशियस डे मतलब मंगलकारी दिन है जो। तो अब उसी में अगर आपने इन लगा दिया तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, अमंगलिक हो जाएगा। अब याद रखना, कभी भी आपको इन, ए ऐसे रूट वर्ड मिल जाए, डिस रूट वर्ड मिल जाए, मतलब ये प्रीफिक्स बनने का काम कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखना कि भैया ये नेगेटिव इन नेचर हो जाते हैं। फिर आया सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब पापी या पाप, दोनों में यूज करते हैं। उसके बाद होता है अनफेवरेबल, बाई कंडीशन आपके फेवर में नहीं, आपके खिलाफ है, तो आप उसके लिए अनफेवरेबल यूज कर सकते हैं। यहीं से दूसरी बात याद रखिएगा कि कभी भी अन यूज हो जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट टू। क्या होता है? विदाउट टू। जैसे अनएजुकेटेड, इनएजुकेटेड मत कर देना। और एक हो गया आपका अनप्रॉमिसिंग, जैसा कि मैंने बताया कि आपने यू एन लगाना है, तो मतलब यहाँ पे अनप्रॉमिसिंग हो जाएगा, और अनप्रॉमिसिंग मतलब यू एन मतलब विदाउट टू हो जाएगा, मतलब अनप्रॉमिसिंग का मतलब जो उसमें प्रॉमिस नहीं किया गया। तो आज के लिए फिर हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का एडवर्ब शुरू होगा, फिर लोग एडवर्ब को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।